नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर मैं मुलायम सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्वागत है दोस्तों रोज़ की तरह ही आज हम एक नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मोटिवेशन हमारा है, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती हैं राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती हैं राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती हैं राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िए से कि तू घोंसला कैसे बनाती है, पूछा चिड़िए से कि घोंसला कैसे बनाती है। बोली चिड़िया कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों आइए, आज तिनका तिनका मतलब छोटी छोटी चीज़ों को उठाकर ही आदमी बड़ा बनता है। तो कैसे बड़ा बनता है, तो आइए हम चर्चा करने वाले हैं। इतिहास का एक पार्ट है मोहम्मद गौरी। क्या है? मोहम्मद गौरी। तो उस पर चर्चा करेंगे और मोहम्मद गौरी ने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया, कहाँ कहाँ आक्रमण किए भारत पर और कैसे वो विजयी हुआ, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोहम्मद गौरी कौन था। अगर बात की जाए तो मोहम्मद गौरी भी एक गजनी के पास गौर नामक स्थान है, वहीं का ये निवासी था। तो हम इससे पहले बात करते हैं कि गजनी जो था वह गौर के पास था। गजनी में उस समय शासन चल रहा था किसका? भाई हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, गजनवी का शासक था। और जिसने गजनवी सुबुक्तगीन में किया उसने शासन स्थापना की थी। लेकिन मोहम्मद गौरी के जब शासन बढ़ा तो उसने तुर्कों को वहाँ से भगा दिया, तुर्कों को वहाँ से भगा दिया। जो मोहम्मद गजनवी के बाद जो शासन हुए वो इतने योग्य शासन नहीं थे, वो योग्य शासक नहीं थे। अतः उसने उसके भाई मोहम्मद गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने गजनी के पास गौर नामक स्वतंत्र विरासत की स्थापना की। किसने? मोहम्मद गौरी के भाई ने, मोहम्मद गौरी के भाई ने मोहम्मद बिन शाम, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, उसके भाई का नाम था। क्या नाम था? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद गौरी के भाई का नाम, जिसने गजनी के पास गौर नामक स्थान पर वहाँ पर स्वतंत्र राज्य की विरासत की स्थापना की। और इसका ही भाई रहता है जिसका नाम होता है सिहाबुद्दीन बिन शाम। क्या रहता है? सिहाबुद्दीन बिन शाम। और सिहाबुद्दीन बिन शाम का ही नाम रहता है मोहम्मद गौरी। क्या नाम रहता है? मोहम्मद गौरी। तो बात कर लेते हैं, मोहम्मद गौरी ने ही वहाँ से तुर्कों को भगा दिया था। इस बात की वैसे 1163 ईस्वी में 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने गजनी के पास गौर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। लेकिन अगर बात की जाए तो 1173 ईस्वी में तुर्कों को वहाँ से भगा दिया, क्योंकि वो गजनी में, भाई गजनी के संस्थापक था, अगर वहाँ पर राज्य बनाते तो वो निश्चित है कि वो कुछ ना कुछ हाथापाई करते। तो इसलिए मोहम्मद गौरी ने तुर्कों को वहाँ से भगा दिया और अपने भाई को गद्दी पर बैठा दिया। कब? 1173 में। जब 1173 में गद्दी पर बैठा दिया तो अब उसका मुख्य उद्देश्य बन गया था। क्या? उसका मुख्य उद्देश्य ये बन गया था कि राज्य बढ़ाओ और राज्य की सीमा बढ़ाओ और वहाँ पर राज्य करो। जबकि मोहम्मद गजनवी का ऐसा नहीं था। उसका मतलब था आक्रमण करके धन को लूटपाट ले चलो और अपने राज्य में लौट चलो, उसका ये काम था। लेकिन इसने क्या किया, इसका उद्देश्य बन चुका था कि साम्राज्य का विस्तार किया जाए। और इसने साम्राज्य के विस्तार करते हुए सर्वप्रथम भारत के ही मुल्तान पर 1175 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और वहाँ पर विजय प्राप्त हुआ 1175 ईस्वी में। इसके बाद में उसने 1176 ईस्वी में सिंध पर हमला किया। कहाँ पर किया? सिंध पर हमला कर दिया और वहाँ पर भी विजय प्राप्त हुआ। इसके बाद में उसने 1178 ईस्वी में गुजरात, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गजनवी ने गुजरात पर, वहाँ पर भीम प्रथम था। क्या नाम था उसका? भीम प्रथम या मूल प्रथम बोलते थे उसके। क्या बोलते थे? मूल प्रथम। तो उस पर आक्रमण किया था। लेकिन यहाँ पर किस पर आक्रमण किया? गुजरात में भीम द्वितीय पर। यहाँ पर भीम द्वितीय या मूल द्वितीय बोल लीजिए इसको, से युद्ध होता है। और कहाँ होता है? माउंट आबू पर्वत के निकट, माउंट आबू
पर्वत के निकट, ये उससे क्वेश्चन बनते हैं, और इससे गौरी की हार हुई। क्या हुई? गौरी की हार। ये मोहम्मद गौरी की भारत में पहली बार पराजय थी। कहाँ? गुजरात में, माउंट आबू पर्वत के निकट। इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। बात करते हैं फिर 1179 में, अभी वो शांत नहीं बैठा, फिर उसने भी आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए। अब क्या करता है, 1179 ईस्वी में उसने पेशावर पर विजय प्राप्त किया, वहां पर भी विजयी हुआ। 1181 में लाहौर पर विजय प्राप्त किया। इसके आगे 1189 में भटिंडा पर भी विजय प्राप्त किया, पंजाब को जीत लिया उसने। अब आता है मेन आपका युद्ध आता है, क्या? तराइन का युद्ध। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान, वीएस चंद्र वो मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो है हार जाता है। ये तराइन क्षेत्र कहाँ पड़ जाता है? ये हरियाणा के क्षेत्र में तराइन का क्षेत्र पड़ता है, हरियाणा वाले राज्य में। तो इसमें तराइन का प्रथम युद्ध में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई होती है, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, और इससे वो मतलब तिलमिला उठता है और दोबारा आक्रमण करने के लिए उसको अपनी फौज इकट्ठी करता है, और फौज को 1192 ईस्वी में उसने तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध लड़ा, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी की विजय होती है। जब मोहम्मद गौरी की विजय होती, मोहम्मद गौरी भी जीत जाता है, तो सुना ये कहा ये गया है कुछ कवियों ने कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी थी। यही अकेले एक राजा थे जो शब्दवेदी राजा थे, जो शब्दों के आधार पर अपने कान से सुनकर के बाण को चलाना जानते थे। और एक व्यक्ति और है, कौन? राजा दशरथ। आपने सुना होगा रामायण में राजा दशरथ, वहीं भी बात की गई है। अब बात करते हैं आगे। इसने अभी फिर 1194 ईस्वी में कन्नौज, जो चंदावर का युद्ध पड़ता है, चंदावर कहाँ पड़ता है? कन्नौज में। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध जो राजा जयचंद और बीएस गौरी के बीच हुआ। कहाँ, किसके बीच हुआ? राजा जयचंद और गौरी के बीच। राजा जयचंद के बीच इसलिए युद्ध हुआ था क्योंकि राजा जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को न्योता दिया था कि आइए कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करिए, और जब उसने देखा कि राजा जयचंद भी इतने योग्य नहीं है, तो उसने उस पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें गौरी जो है जीत जाता है और राजा जयचंद की हार हो जाती है। इस प्रकार मोहम्मद गौरी को भारत में प्रथम तुर्क राज्य स्थापना करने वाला माना जाता है। जितना हम मोहम्मद गजनवी को नहीं मानते हैं, बल्कि किसे मानते हैं? मोहम्मद गौरी को तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बताया ये जाता है कि मोहम्मद गौरी के जो भाई गजनवी के सिक्कों में क्या था, एक तरफ संस्कृत एक तरफ अरबी लिखी थी, लेकिन यहाँ मोहम्मद गौरी के गजनवी के सिक्कों पर, यहाँ बात कर रहे हैं गौरी के सिक्कों पर, एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति थी, दूसरी ओर कलमा लिखा था। क्या लिखा था? कलमा। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी के कुछ गुलाम थे, उन गुलामों की बात कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। कौन थे? बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। आइए, क्या होता है 1194 ईस्वी में जब चंदावर का युद्ध, यही चंदावर का युद्ध जब राजा जयचंद और गौरी के बीच होता है, तो वहां पर बहुत सारा क्षेत्र गौरी जीत लेता है, और उस गौरी को जीतने के बाद उसको क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को वो वहां का क्षेत्र जो है सौंप देता है, और वहां से चला जाता है। कहाँ? गजनी वापस चला जाता है। बाद में चर्चा करते हैं, पहले आते हैं बख्तियार खिलजी पर। ये बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा तहस नहस कर दिया था, और बताया था इसने कि वहाँ की किताबों को, बहुत से पुरानी चीज़ों को उसने जलवा दिया था। बताया जाता है कि कम से कम 1 महीने तक उसकी किताबें जली थीं। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। एक छोटी सी कहानी आती है कि इसने किताबों को इसलिए जलवा दिया था, वो बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल बता ही अभी देते हैं कि इसने सुना था कि वहाँ की जो औषधि है, वहाँ की जो दवाई करने का तरीका वहाँ पर बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। तो एक बार ये बीमार पड़ गया था, किसी रोग से ग्रस्त हो गया था, तो इसने ये कहा वहाँ से हम इलाज नहीं कराएंगे। बाद में इसे वहीं से इलाज कराना पड़ा, और वहाँ के गुरुओं ने और ये कहा कि हम औषधि नहीं खाएंगे, कोई इसने कहा था कि हम आगे औषधि नहीं खाएंगे, लेकिन वहाँ के गुरुओं ने एक नई चाल खेली कि जो कागज़ थे, जो किताबें थीं, किताबों में ये कहा कि ये किताब आप पढ़ते रहिएगा रोज़ रोज़, और उसमें आपके जो आराम मिल जाएगी। ये बात पर उसने क्या किया, वो रोज़ पढ़ता रहा,
जैसे कि आप मालूम होगा, क्योंकि उन्होंने गुरुओं ने क्या किया था, उसमें हर पन्ने में दवाई लगा दी थी, जिससे आप थूक लगा करके पन्ना पलटेंगे तो वो दवाई का कुछ मटेरियल जो है पदार्थ मुंह में जाएगा, और वो धीरे धीरे सही हो गया। जब वो इस बात को उसने देखा कि इतनी अच्छी मतलब औषधि यहाँ पर है कि हम मतलब किताब पढ़ते और मतलब हम सही हो गए, तो उसने इस बात पर गुस्सा होकर के नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा का पूरा जलवा दिया था और तहस नहस करवा दिया था। इसने क्या किया था, इसने मोहम्मद खिलजी ये भी गुलाम था गौरी का, लेकिन इसने क्या था, इन्हें अकेले ही दम पर, जब तक ये इधर युद्ध कर रहा था कहाँ, पेशावर, लाहौर, भटिंडा साइड में, तब तक ये मोहम्मद खिलजी ने उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल पर आक्रमण कर दिया, अकेले ही जीत लिया। और जीतने के बाद वहाँ के राजा रहते हैं बंगाल के राजा, वहाँ के बंगाल का एक नवाब था जयदेव। जयदेव जो है वो बिना ही युद्ध किए भाग खड़ा था। ऐसे ही एक गजनबी के शासनकाल में था कौन, राज्यपाल। राज्यपाल भी वो छोड़ छाड़ के भाग गया था, जिससे विंध्याधर ने मरवा दिया था राजुओं के शासन ने। तो ये थी खिलजी की कहानी। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बारे में ये कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी जब यहाँ से भारत से जब गजनी गया था, तो उसे खोखरों ने बहुत परेशान किया, और वो लौट करके खोखरों को दबाने के लिए वापस भारत आया था। उसने खोखरों को दबाया, और जब वो लौट करके फिर गजनी जा रहा था, तो उसी समय खोखरों ने उसका वध कर दिया था शाम को। कहाँ पर, दैमक नामक स्थान पर, सिंध नदी के किनारे पर दैमक नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई थी। और यहीं से होता है मोहम्मद गौरी का एंड। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार। मिलेंगे किस पर, कुतुबुद्दीन ऐबक पर, इस पर बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।